विनीता टीचर, आपका आज की सुबह की हिंदी की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो सुबह का पहला सेशन है वो हम हिंदी रिवीजन से शुरू करने वाले हैं। तो आज के हमारे हिंदी रिवीजन क्लास का टॉपिक है निबंध लेखन। निबंध लेखन आपके कृति पत्रिका का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इस लेखन के माध्यम से आप अपने नंबरों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अधिक से अधिक नंबर लेने का प्रयास आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने हिंदी विषय में या किसी भी भाषा के विषय में अच्छे नंबर चाहिए तो भाषा लेखन में ये निबंध लेखन का जो क्वेश्चन होता है उसको अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हिंदी निबंध में इस निबंध लेखन के टॉपिक को हम कैसे अटेंड करेंगे, हमें उन उत्तरों को कैसे लिखना चाहिए, ये आज की इस क्लास में हम रिवीजन देखने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि आपकी कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 5 ई में निबंध लेखन के लिए 2 विषय या फिर कभी कभी 3 विषय भी दिए जाते हैं। बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, उन्हें लगता है दोनों विषयों पर या तीनों विषयों पर निबंध लिखना है, तो वो थोड़ा थोड़ा 5-5 लाइन या 6-6 लाइन तीनों विषय के बारे में लिखते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हमें करना क्या है, विषय भले ही 2 या 3 दिए हैं, हमें उनमें से किसी भी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन करना है। ये वहाँ कृति पत्रिका में साफ शब्दों में लिखा होता है कि दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। तो वहाँ पर आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, भले ही विषय 2 या 3 दिए गए हों, मुझे किसी एक विषय का चुनाव करना है और उस विषय पर अच्छे से डिटेल में वहां पर मुझे अपना निबंध लेखन करना है। तो ये बातें आप ध्यान में रखोगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो निबंध शब्द का अर्थ होता है बांधना या अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध, निबंध में बंध ये शब्द का अर्थ है बांधना, यानी अच्छी तरह से किसी विषय को पकड़कर अपने शब्दों को बांधना, यानी किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लिखना ही निबंध कहलाता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो है क्रमबद्ध। आप जिस विषय पर भी निबंध लिखने वाले हैं या जिस विषय पर निबंध लिखने का निर्णय आपने लिया है, उस विषय पर आपको क्रमबद्ध तरीके से निबंध लेखन करना चाहिए। कई बच्चे करते हैं, पहले आपके माइंड में जो पहले लाइन आ रही है वो लिखते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना निर्माण करते हुए उस विषय से संबंधित अच्छी बातें, बुरी बातें, महत्वपूर्ण बातें या जो भी आपके दिमाग में आता है उसे पहले अलग चाट लीजिए। तो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आपको निबंध लिखना है। दूसरे शब्दों में किसी विषय पर अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना या नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। निबंध को लेख, प्रबंध आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो ये लेख प्रबंध ये हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, हम अपनी पाठ्य पुस्तक या कृति पत्रिका में इसे निबंध नाम से ही जानते हैं। तो निबंध किसी भी विषय पर आपके मानसिक विचार, आपके भाव, आपको क्रमानुसार लिपिबद्ध करना है और वो भी नियंत्रित ढंग से, उसे हम कहते हैं निबंध। अब हमारे पाठ्यक्रम में निबंध 5 प्रकार के हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा विवरणात्मक निबंध, तीसरा विचारात्मक निबंध, चौथा कल्पना प्रधान और पांचवा आत्मकथनात्मक। कृति पत्रिका में इनमें से 3 प्रकार के निबंध पूछे जाएंगे या कभी कभी 2 प्रकार के भी पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को केवल एक निबंध लिखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनमें से 5 प्रकारों में से कोई भी 3 प्रकार का या 2 प्रकार का विषय आपको दिया जाएगा। आपको उसमें से केवल एक विषय का चुनाव करना है, केवल एक ही निबंध लिखना है।
अच्छी तरह से, और इसके लिए आपको 5 अंक होते हैं इस प्रश्न के लिए। अब हम किसी भी निबंध को लिखना तब अच्छे से लिख सकते हैं जब हमें पता हो कि वो उसका वास्तविक स्वरूप, वास्तविक रूप क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे वर्णनात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध असल में कैसा होना चाहिए? तो किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ के वर्णन को वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। इस प्रकार के निबंध किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, दृश्य आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। ये बहुत ही सरल है। यहाँ पर आपको किसी भी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन करना होता है, उसके बारे में लिखना होता है। अब इस सजीव या निर्जीव के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति या दृश्य का माध्यम जो है, या दृश्य को केंद्र बिंदु में रखा जाता है, उसके संबंध में आपको उसका वर्णन करना होता है। जैसे इस विषय के अंतर्गत या इस प्रकार के निबंध के अंतर्गत किन किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है। तो होली, दीपावली, ईद या क्रिसमस त्योहारों का अगर हम देखें तो त्योहारों में ज्यादातर इन त्योहारों पर यह वर्णनात्मक निबंध लिखने के लिए आता है। अब जैसे कि आपने होली अगर चुनाव किया है तो आपको पता है होली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, कैसे मनाई जानी चाहिए, समाज पर इसका क्या प्रभाव है। इस तरह से मुद्दों को सही क्रम में रखकर आपको ये निबंध लेखन करना है। होली के बारे में आपको अपना वर्णन लिखना है, या किसी भी त्योहार का, जिस भी त्योहार का चुनाव आपने किया है उसके संबंध में आपको उसका वर्णन क्रमबद्ध तरीके से करना है। ये है वर्णनात्मक निबंध। अब त्योहारों के अलावा यहाँ पर किसी यात्रा, यानी आप किसी यात्रा पर गए हो, या किसी दृश्य या किसी स्थान या घटना, गणतंत्र दिवस की परेड, ताजमहल, ओलंपिक खेल आदि पर लिखे गए निबंध प्रायः वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। यानी वो हर विषय, जिस विषय के संबंध में हम वर्णन देते हैं, चाहे वो यात्रा से संबंधित हो, चाहे वो किसी दृश्य से संबंधित हो, या किसी वस्तु से संबंधित हो, उनके बारे में जब हम वर्णन देते हैं तो वो सारे विषय वर्णनात्मक निबंध की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये हमारा पहला था वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध का तात्पर्य किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान, दृश्य, घटना के संबंध में वर्णन करने से है। हम उसकी डिटेल्स कैसे देते हैं उसके संबंध में। अगला हमारा निबंध का प्रकार है विचारात्मक निबंध। यहाँ पर हमें अपने विचार रखने होते हैं, यानी किसी विचार, गुण, समस्या, दोष, मनोभाव, धर्म आदि के विषय में परिचयात्मक, व्याख्यात्मक लेखन विचारात्मक निबंध कहलाता है। यानी जो विषय मुझे दिया गया है उस विषय के संबंध में मेरे विचार क्या हैं। सबके विचार हर एक वस्तु पर या एक विषय पर अलग अलग हो सकते हैं। वर्णन जो है, जैसे हमने वर्णनात्मक निबंध में देखा, तो वर्णन में हम जो चीजें देखते हैं, जैसे देखते हैं वैसे उस चीज का वर्णन हम करते हैं। लेकिन विचारात्मक निबंध में कई बार हमने वो चीजें देखी नहीं होती, समझी नहीं होती, केवल सुनी होती है, और उसके संबंध में हम अपनी मानसिकता बना लेते हैं। तो यहाँ पर विचारात्मक निबंध जो है वो हमारे विचारों के संबंध में है, कि किसी भी दी गई समस्या पर, दोष पर, मनोभाव पर या धर्म पर हमारे विचार क्या हैं, ये हमें इस प्रकार के निबंध में लिखने होते हैं। इस प्रकार के निबंध में बुद्धित्व की प्रधानता होती है, और इनमें लेखक के मनन, चिंतन, अध्ययन, धारणाओं और मान्यताओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप उस विषय के संबंध में क्या सोचते हो, आपने क्या सुन रखा है, या आपने क्या पढ़ा हुआ है, या आपके किस प्रकार की धारणाएं उस विषय के संबंध में है, ये सब आपके इस प्रकार के निबंध में दिखाई देता है।
अब इस विचारात्मक प्रकार के निबंध में किस तरह के प्रश्न या किस तरह के विषय दिए जाते हैं? तो जैसे मित्रता, मित्रता पर आपको अपने विचार लिखने हैं, या दूरदर्शन और शिक्षा, विज्ञान के लाभ और हानि। तो ये जो विषय हैं, इसमें हमें अपने विचार, हमारे खुद के क्या विचार हैं, इनके बारे में मेरे अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, या मैंने कुछ बातें सुन रखी हैं, उसके हिसाब से मैंने अपनी मानसिकता, अपनी धारणाएं बनाई हैं, तो वो सारे विचार मुझे यहाँ पर इस प्रकार के निबंध में लिखने की पूरी छूट होती है। यहाँ पर कोई भी उत्तर गलत या सही नहीं होता, क्योंकि ये विचारात्मक प्रकार का निबंध है। तो यहाँ पर मेरे विचार जो है वो मैं रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। अगला हमारा निबंध का प्रकार है, तीसरा प्रकार, विवरणात्मक निबंध। यहाँ हमें दिए गए विषय के संबंध में विवरण देना होता है। जैसे किसी ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक या आकस्मिक घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों और व्यक्तियों का परिचयात्मक विवरण करना ही विवरणात्मक निबंध कहलाता है। इस प्रकार के निबंध में विषयों का जो समावेश किया जाता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे रेल यात्रा, मेला, ऋतु, मैच, संस्मरण, विद्यालय का वार्षिकोत्सव आदि का विवरण। यहाँ पर जो विषय दिए हैं वो ऐतिहासिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, पौराणिक हो सकते हैं, या आकस्मिक कोई घटना हो सकती है, यात्रा भी हो सकती है और उसका उत्सव भी हो सकता है, या किसी व्यक्ति के संबंध में कोई परिचय हो सकता है, तो उसके संबंध में विवरण देना, ये कहलाता है विवरणात्मक निबंध। निबंध का हमारा अगला चौथा प्रकार है कल्पनात्मक, कल्पना प्रधान निबंध। यहाँ जैसा कि नाम में ही है, कल्पना यानी इमेजिनेशन, तो यहाँ जैसा इसका नाम है वैसा ही प्रकार का ये निबंध है। तो कल्पना प्रधान निबंध में हमें कल्पना करने की पूरी आजादी होती है। इस प्रकार के निबंध में कोई पद या भूमिका नहीं होती है। इस प्रकार के निबंध में लेखक को स्वयं किसी पद या भूमिका की कल्पना करनी होती है और उस संबंध में उसे एक रोचक निबंध की रचना करनी पड़ती है। यानी यहाँ जो भी विषय दिया जाएगा उसमें किसी पद या भूमिका के बारे में हमें नहीं लिखना है, बल्कि वहां पर मुझे खुद अपनी पद और भूमिका की कल्पना करनी है। मुझे खुद उस जगह पर अपने आप को रखना है और कल्पना करनी है, इमेजिन करना है, और इमेजिन करके एक रोचक निबंध, रोचक यानी इंटरेस्टिंग, एक इंटरेस्टिंग, रोचक, मन को खुश करने वाला निबंध की रचना वहां पर मुझे करनी है। इस प्रकार के निबंध में इस तरह के विषय पूछे जाते हैं, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता। ठीक है, यहाँ पर क्या करनी है, मुझे कल्पना करनी है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होती या यदि मैं प्रधानमंत्री होती तो कैसा होता। तो यहाँ पर आप कल्पना करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आपकी इच्छाएं क्या हैं, आप क्या कार्य करना पसंद करते, क्या कार्य करना आपको अच्छा लगता, या क्या कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप बदलना चाहते हैं। तो इस तरह की कल्पना करने के लिए यहाँ पर आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो ये पद या भूमिका आपको खुद कल्पना करनी है। दूसरा, यदि मैं पक्षी होता, यदि सूरज ना होता, यदि परीक्षाएं ना होती। इस तरह के निबंध आपको कल्पना प्रधान निबंध में पूछे जाते हैं। तो वहां पर आपको खुद कल्पना करनी है, उस जगह पर आपको खुद रखना है और फिर एक अच्छा सा निबंध आपको तैयार करना है। लेकिन लिखते समय आपको क्रम का ध्यान जरूर रखना है। अगला हमारा निबंध है आत्मकथात्मक निबंध। ये निबंध
हमेशा आपकी परीक्षा में एक रहता ही है, बाकी चार में से कोई दो या एक आएगा, लेकिन आत्मकथात्मक हमेशा ज्यादातर कृति पत्रिकाओं में पूछा ही जाता है। तो आत्मकथात्मक यानी यहाँ पर जो विषय आपको दिया जाएगा उस विषय की या उस वस्तु की या उस व्यक्ति की जीवनी आपको लिखनी होती है। उस व्यक्ति के बारे में या उस वस्तु के बारे में उसका जीवन कैसे बीता है वो वहां पर बताना होता है। इस प्रकार के निबंध में किसी विषय वस्तु या व्यक्ति अथवा जीव की जीवनी लिखनी होती है। उस वस्तु या व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रख के उसके जीवन के संबंध में व उसकी स्थिति के संबंध में प्रभावी शब्दों का चुनाव करके निबंध लिखना होता है। आत्मकथा यानी जो भी विषय आपके सामने दिया गया है, चाहे वो किसी वस्तु से संबंधित हो, चाहे वो किसी व्यक्ति से संबंधित हो, उसके बारे में लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को उसके स्थान पर रख कर देखना कि यदि आप उसके स्थान पर होते तो आपको कैसा लगता। फिर उसके जीवन के बारे में जो भी बातें हैं अच्छी या बुरी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। इस प्रकार के निबंध में ये निम्न विषय पूछे जाते हैं, निम्न इस तरह के विषय पूछे जाते हैं। तो जैसे एक सैनिक की आत्मकथा। अब एक सैनिक की आपको आत्मकथा लिखनी है। सैनिक के बारे में आप तभी लिख पाओगे जब आप उसकी जगह पर अपने आप को रखोगे। तो आत्मकथा लेखन में हमेशा जो भी विषय आपको दिया जाएगा आपको खुद को उसके स्थान पर रखना है और उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ होगा ये आपको कल्पना करनी है और वहां पर आत्मकथा लिखना है। बहुत सी बातें हम सैनिकों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें आप अपने निबंध का मुद्दा जो है वो बना सकते हैं। दूसरा विषय आता है पिंजड़े के पक्षी की आत्मकथा। यानी पिंजड़े में जो पक्षी कैद है उसे कैसा लगता होगा, उसका जीवन उसे कैसा लगता होगा, उसे वो चीजें कैसी लगती होंगी, उसके साथ हो रहा व्यवहार कैसा लगता होगा, इसके बारे में कल्पना करके आप उस पक्षी के स्थान पर खुद को रखकर लिख सकते हो। अगला विषय आता है फटी पुस्तक की आत्मकथा, सड़क की आत्मकथा। तो इस प्रकार के विषय आत्मकथात्मक निबंध में पूछे जाते हैं। अभी तक हमने देखा हमारे निबंध के 5 प्रकार। वो पांचों प्रकार की अलग अलग विशेषताएं क्या हैं, किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा निबंध किस प्रकार का है। और जब मुझे पता होगा कि कौन सा विषय किस प्रकार का है तो ही मैं उस निबंध को अच्छी तरह से लिख पाऊंगी। ये हमने देख लिया। अब आगे हमारा मुद्दा बनता है सबसे मुख्य मुद्दा, नंबर लेने वाला। जो नंबर आपको अधिक से अधिक लेने हैं वो इन्हीं मुद्दों को पालन करके आप ले सकते हैं। निबंध के अंग, निबंध के जो अंग होते हैं उस हिसाब से, उन अंगों के हिसाब से ही आपको निबंध लिखना चाहिए। निबंध को लिखोगे, निबंध के इन 3 मुख्य अंगों का पालन करके अगर आप निबंध अपना लिखोगे तो आपको हमेशा अच्छे से अच्छे अंक निबंध लेखन में मिलेंगे। तो मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं। पहला, भूमिका या प्रस्तावना। कभी भी हमें निबंध की शुरुआत सीधे नहीं करनी है। उस निबंध के या उस विषय से संबंध में कोई ना कोई भूमिका या प्रस्तावना मुझे पहले पैराग्राफ में लिखनी है। दूसरा आता है विस्तार, उस निबंध के बारे में आने वाली डिटेल्स, उस विषय के बारे में दी जाने वाली डिटेल्स, वो हमारा सेकंड मुद्दा है, दूसरा अंग है विस्तार। और तीसरा है उपसंहार, यानी आप अपने विषय का समापन कैसे करते हो। तो इस प्रकार से निबंध के इन 3 मुद्दों का आप पालन करोगे, इन 3 अंगों को आप ध्यान में रखोगे अपना निबंध लिखते समय, तो आपके निबंध को हमेशा अच्छे अंक मिलेंगे। अब सबसे पहले भूमिका या प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए या है क्या। तो निबंध की श्रेष्ठता की यह नींव होती है। आपको जो भी विषय दिया गया है, समझो मैंने चुनाव किया है यदि मैं प्रधानमंत्री होता,
ये विषय मैंने चुनाव किया है। तो यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इसे अगर मैं सीधा लिखना शुरू करूंगी कि यदि मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं ऐसा करती, मैं इन नियमों को बदल देती, या मैं ये नए नियम लगाती, तो हमारा निबंध जो है वो नीरस हो जाता है। और हमेशा हमें कोशिश क्या करनी है, अपने निबंध को अधिक से अधिक रोचक और प्रभावी बनाने की। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है उसकी प्रस्तावना करना। जिस तरह की प्रस्तावना आप निबंध लेखन की शुरुआत में बांधोगे, आपका निबंध उतना ही ज्यादा प्रभावी और रोचक दिखेगा, और आगे आपको निबंध लेखन में उससे प्रस्तावना के माध्यम से सहायता मिलेगी। तो निबंध की श्रेष्ठता की नींव जो है वो उसकी प्रस्तावना होती है, और इसे हम भूमिका भी कहते हैं। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि निबंध की शुरुआत हमें सीधे नहीं करनी है, हमें कोई ना कोई एक अच्छी सी प्रस्तावना या भूमिका तैयार करनी है उसके लिए। और वो भूमिका या प्रस्तावना आपको छोटी से छोटी तैयार करनी है, 5 से 6 लाइन की, उससे ज्यादा लंबी नहीं। ये बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावना जो है वो आकर्षक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। उसमें उदाहरण, कंपैरिजन यानी तुलना, और दोहा, मुहावरे, इन सब का प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत करे। यानी यहाँ पर टीचर ने कहा था कि प्रस्तावना लिखनी है, कोई ना कोई कहानी देनी है, या कोई दोहा देना है, कोई मुहावरा देना है, या कोई तुलना करनी है। तो मैं कोई भी तुलना कर दूं या कोई भी मुहावरा लिख दूं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको प्रस्तावना देते समय या जिस भी प्रकार की प्रस्तावना आप दे रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रस्तावना में झलक जो है वो आपके निबंध की विषय वस्तु की ही आनी चाहिए। अगला है हमारा विस्तार या विषय वस्तु। प्रस्तावना हमने दे दी, निबंध की हमारी पहले पैराग्राफ की शुरुआत हो गई। पहले पैराग्राफ में हमने अपने निबंध की प्रस्तावना दी। अब हमारा अगला पैराग्राफ आता है, दूसरा पैराग्राफ, विषय वस्तु या विस्तार का। अब यहीं पर विचारों का विकास होता है। यह निबंध का सर्व प्रमुख अंश है। इनका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। पहले पैराग्राफ में हमने अपने विषय के संबंध में केवल प्रस्तावना की थी। अब इस दूसरे पैराग्राफ में आपको अपने विषय के संबंध में क्या दृष्टिकोण है, या आप क्या लिखना चाहते हैं, उसकी लाभ, उसकी हानियां, या जो भी आपके मुद्दे हैं, वो अब आप इस दूसरे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा लिखते समय आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास समय की पाबंदी होती है। 3 घंटे के समय में हमें 80 नंबर का पेपर हल करना होता है। तो केवल निबंध पर ही आधे से पौना घंटा हम नहीं लगा सकते। तो आपको कम से कम समय का चुनाव करके, अधिक से अधिक सुंदर अक्षरों का प्रयोग करके आपको अपना निबंध रोचक और प्रभावी तरीके से लिखना है। तो ये विस्तार और विषय वस्तु का जो पैराग्राफ है, यहाँ पर आपके दृष्टिकोण, आपके विचार उस निबंध के बारे में क्या है या उस विषय के बारे में क्या है, यहाँ पर आपको डिटेल्स में लिखना है। हमारा आखिरी मुद्दा आता है उपसंहार यानी निबंध का समापन। तो निबंध का समापन जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, लिखते लिखते विषय वस्तु जब लिखते हैं या विस्तार लिखते हैं, उसी समय ऐसा लगता है कि अब टाइम मेरे पास नहीं है, तो वो वहीं पर निबंध खत्म कर देते हैं। तो निबंध जो है वो समापन उसका दिखता नहीं है। ये गलती हमको नहीं करनी है। भले ही 2 से 3 लाइन में या 1 से 2 लाइन में, लेकिन आपको उसका उपसंहार यानी उसका तीसरा पैराग्राफ, या अगर आपने विस्तार को 2 पैराग्राफ में लिखा है तो उपसंहार का चौथा पैराग्राफ आपको 1 या 2 लाइन में या 2 से 3 लाइन में जरूर लिखना है। उसकी निबंध की आपकी समाप्ति का जो क्रम है वो दिखना चाहिए। लेखक अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उपदेश दूसरे के विचारों को उद्धृत करके या कविता की किसी पंक्ति के माध्यम से निबंध समाप्त किया जा सकता है।
जो भी निबंध, जिस भी विषय के बारे में मैं निबंध लिख रही थी, उसमें किसी प्रकार का उपदेश देकर या किसी दूसरों के विचार को लिखकर या किसी छोटी सी कविता की पंक्तियों के माध्यम से या आप अपनी खुद की रचना करके जो विषय दिया है उस विषय में अगर आप खुद कोई रचना कर सकते हो तो खुद की रचना करके भी आप उस निबंध का समापन कर सकते हो। तो इस तरह से ये निबंध का समापन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने निबंध लेखन के 3 मुद्दे या 3 अंग देखे। सबसे पहला प्रस्तावना या भूमिका, ये हमारा पहला पैराग्राफ। दूसरा विस्तार या विषय वस्तु, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ। और तीसरा उपसंहार यानी निबंध का समापन, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ। इस तरह अगर आप देखोगे तो 5 नंबर के निबंध के लिए कम से कम आपको 3 पैराग्राफ में निबंध लिखना ही चाहिए। सबसे पहले पैराग्राफ में आपको अपने निबंध से संबंधित भूमिका बांधनी है या प्रस्तावना रखनी है। दूसरे पैराग्राफ में उस विषय के संबंध में आपके क्या विचार हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है, वो वहां पर लिखना है। तीसरे पैराग्राफ में निबंध का समापन, ये बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही बीच में निबंध को नहीं छोड़ सकते। समापन करते समय आपको किसी भी प्रकार का उपदेश या दूसरे के विचारों को लेकर या खुद की एक रचना करके आप निबंध का समापन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इन तीनों मुद्दों का अगर आप पालन करते हो तो आपको निबंध लेखन में अच्छे से अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब निबंध लेखन करते समय जो ध्यान में रखने वाली बातें होती है वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले ध्यान में क्या रखना चाहिए कि विषय पर विचार करके उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाजा लग जाएगा। यदि वह अधिक लंबा जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को निकाल दें। दूसरा, निबंध का प्रारंभ आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। विषय की व्याख्या देकर प्रारंभ करने से निबंध नीरस प्रतीत होता है। यदि सीधा हमने विषय को लिखना शुरू किया तो हमारा निबंध जो है वो नीरस हो जाएगा। इसलिए किसी उदाहरण, चुटकुले या कविता की पंक्ति से निबंध का प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा, निबंध के मध्य भाग के मुद्दों को ऐसे ढंग से रखना चाहिए जिससे पूरे विषय का प्रतिपादन हो सके। निबंध में प्रस्तुत विचार स्पष्ट और सुलझे हुए हो। निबंध को विषयांतर और पुनरुक्ति दोष से बचाएं। पुनरुक्ति दोष यानी कई बार बच्चे एक ही लाइन को 2-2, 3-3 बार लिखते हैं, तो ये कहलाता है पुनरुक्ति दोष। तो इस तरह से एक ही लाइन को 2-2, 3-3 बार लिखने से बचना चाहिए। और दूसरी चीज विषयांतर, विषय जिस विषय के बारे में मैं निबंध लिख रही हूँ उसे लिखते लिखते कई बार मुझे कुछ बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता तो वो कुछ दूसरी ही लाइंस लिखना वहां शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की गलतियां भी आपको वहां पर नहीं करनी है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगला हमारा चौथा मुद्दा है या चौथा ध्यान में रखने वाली बात है कि निबंध का अंत आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि निबंध के अंत पे आपको विशेष ध्यान देना है। निबंध का अंत, क्योंकि मेरे पास समय कम है तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, उसके विस्तार लिखते लिखते मैंने अचानक निबंध खत्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अंत पर आपको जरूर से जरूर 1 से 2 या 2 से 3 लाइंस में आपको अंत उसका लिखना है। पांचवा मुद्दा है निबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद होना चाहिए। जैसे अगर किसी के लाभ हानि लिखनी है, जैसे दूरदर्शन के लाभ और हानि का मुद्दा अगर आपके सामने है, सबसे पहले पैराग्राफ में हमने उसकी लिखी प्रस्तावना, दूसरे पैराग्राफ में आप लिखो उसके लाभ, तीसरे पैराग्राफ में लिखो उसकी हानियां और अंत में 2-3 लाइन में उसका समापन। तो इस तरह से वहां पर 4 पैराग्राफ बन जाएंगे। तो जो आपके मुद्दे हैं अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद वहां पर होने चाहिए। छठा है अलंकार, मुहावरे, कहावतें, तुलना आदि के प्रयोगों से निबंध का सौंदर्य बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीजें जब आप अपने निबंध में उपयोग में लाते हैं तो आपका निबंध बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से नजर आता है। इनका प्रयोग उचित स्थान पर और उचित ढंग से होना चाहिए,
क्योंकि टीचर ने कहा था कि मुझे अलंकार और मुहावरे या कहावतों का उपयोग करना है, तो मैं किसी भी तरह का जो भी मुझे याद आ रहा है वो मुहावरा या कहावत लिख दूंगी, तो ये गलत बात है। आपको जिस तरह का विषय दिया है, आपका उदाहरण या मुहावरा या अलंकार जो भी आप लिख रहे हैं वो उस विषय से ही संबंधित हो तो ही लिखें, अन्यथा उससे बचें। सातवां, वाक्य छोटे, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। वाक्य की रचना में तो कर रही हूँ, लेकिन उसका अर्थ जो है वो खुलकर सबके सामने आना चाहिए। ऐसे वाक्य की रचना करनी है। शब्दों की वर्तनी, वर्तनी यानी स्पेलिंग्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतियां बच्चों की होती हैं। शब्दों की वर्तनी जो है, जो स्पेलिंग्स हैं, उसमें बहुत त्रुटियां होती हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर कटते हैं। तो जब आप ये वर्तनी सुधारेंगे, त्रुटियां सुधारेंगे, तो आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाएगी। और ये वर्तनी या स्पेलिंग मिस्टेक आप तभी सुधार सकते हैं जब आप टेक्स्ट बुक को ज्यादा से ज्यादा बार रीड करेंगे, पुस्तक का वाचन करेंगे। विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करना जरूरी है। भाषा, व्याकरण शुद्ध होनी चाहिए। लेखन शैली विषय के अनुरूप सरल और प्रवाहमयी होनी चाहिए। तो इस तरह के इन 7 मुद्दों को जब आप निबंध लेखन करते समय ध्यान में रखेंगे, तो बेशक आपका निबंध बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अब जो भी मुद्दे मैंने आपको समझाए, जो विषय वस्तु समझाई, निबंध के अंग समझाए, या निबंध लेखन करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो 7 बातें, उन सबको ध्यान में रखकर आपका निबंध कैसा होना चाहिए या कैसा बनेगा, उसका उदाहरण ये आपके सामने है। जैसे मैंने एक विषय चुना है, ये विषय है विचार प्रधान निबंध का, यानी यहाँ पर मुझे अपने विचार रखने हैं और मेरे विचार सही या गलत नहीं हो सकते, बस उसको लिखने के लिए सही शब्दों और सही वर्तनी का चुनाव मुझे करना होगा। तो ये मेरा एक विचार प्रदान का उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूँ। विषय है बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। ये हमारा विषय है विचार प्रदान का। सबसे पहले पैराग्राफ यानी शुरुआत हमारी क्या है, तो वो है प्रस्तावना या भूमिका। इस निबंध की प्रस्तावना शुरू कैसे हो रही है, ध्यान में रखिए। हमारा विषय क्या है, बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। तो हमारी प्रस्तावना इस तरह से लिखी है, जिस प्रकार कमान से छूटा तीर, मुंह से निकली बात, डाल से टूटा पुष्प कभी अपने स्थान पर नहीं आता, उसी प्रकार बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। किसी ने ठीक ही कहा है, समय तथा समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। जो इसे नष्ट करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। संसार की हर चीज को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय को नहीं। समय किसी के अधीन नहीं रहता। यहाँ मेरी प्रस्तावना जो है, मैंने किसके संबंध में दी है, समय कभी नहीं लौटता। मैंने समय को पकड़ कर रखा है अपनी प्रस्तावना में, लेकिन यहाँ प्रस्तावना देते समय कुछ उदाहरण या कंपैरिजन का प्रयोग भी हमने किया है। अब हमारा दूसरा पैराग्राफ आता है विस्तार का। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये कबीर जी की बहुत ही फेमस दोहा है कबीर जी का, यहाँ पर इसको मैंने लिखा है। संत कवि कबीरदास जी की उक्ति उचित है, समय अबाध गति से चलता रहता है। समय बहुत ही मूल्यवान है। गया हुआ वैभव वापस मिल सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस लौटकर नहीं आता। इस प्रकार से हमने विस्तार का पैराग्राफ लिखा है। आगे उसी विस्तार के पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हुए, इसलिए इसलिए समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। जो इसका सदुपयोग कर लेता है
वही जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। समझदार लोग सदैव समय का सदुपयोग करते हैं। समय को व्यर्थ गंवाना उचित नहीं। ये हमने विस्तार लिखा। अब अगला आता है हमारा समापन। तो इतिहास साक्षी है, जो व्यक्ति समय को पहचान कर इसका सदुपयोग करता रहा, उसने बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त की। वह उन्नति की सीढ़ियां चढ़ता गया। मैडम क्यूरी ने 20-20 घंटे प्रयोगशाला में परिश्रम किया, तब वे रेडियम की खोज कर पाई। हम गांधी, नेहरू, लिंकन, लेनिन आदि महापुरुषों का आदर करते हैं। ये सभी अपने कर्तव्य में लगे रहते थे। इन्होंने समय का मूल्य समझा और रात दिन कार्य किया। समय का सदुपयोग करके ही ये महान नेता बन सके। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति भविष्य में एक सफल नागरिक बनता है। अतः जो भी समय मिले उसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे समय पर बोया गया बीज उचित फल देता है, वैसे ही समय पर किया गया कार्य भी उचित फल अवश्य प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमने हमारा जो विषय था, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसी विषय से संबंधित हमने हर एक शब्द का प्रयोग किया है। उदाहरणों का भी प्रयोग किया है। कई महान हस्तियों के नामों का प्रयोग उदाहरण के लिए किया है। तो इस प्रकार से आपका जो भी विषय है, उस विषय के संबंध में पहले आप अपनी भूमिका अपने मन में बनाओ कि आपको किस तरह के मुद्दों का या किस तरह के उदाहरण का प्रयोग आपको करना है। इसके माध्यम से जब आपके मन में ये भूमिका तैयार हो जाएगी, निबंध लेखन की भूमिका तैयार हो जाएगी, तो आपका पेपर पर उसे उतारना सरल हो जाएगा और गलतियां भी नहीं होंगी। या जो बच्चे कट करते हैं, कट करके फिर दोबारा चीजें लिखते हैं, तो इस तरह की गलतियों से आप बच सकेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि अ, कल्पना प्रधान निबंध, जो मैंने आपको बताया कि हमें वहां पर कल्पना करनी होती है। एक प्रकार हमने देखा विचार प्रधान का, दूसरा प्रकार हम देखते हैं कल्पना प्रधान निबंध में, कि जब हमें किसी विषय के संबंध में कल्पना करनी होती है तो हम वहां पर वो निबंध कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा विषय है, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ये मेरी कल्पना है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो क्या क्या कर सकती। तो सबसे पहला पैराग्राफ, जैसा कि आपको बताया, प्रस्तावना। अब हम यहाँ प्रस्तावना कैसे दे रहे हैं। हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश है। प्रधानमंत्री का पद यहाँ उत्तरदायित्व व गरिमा का माना जाता है। कोई भी योग्य व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चुनाव में भाग लेकर प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ ध्यान में रखोगे, प्रस्तावना इसी प्रकार से या आपको जिस तरह से सूझ रही हो उस तरह से आप प्रस्तावना वहां लिखोगे। लेकिन कभी भी सीधा यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कार्य कर सकता, वो कार्य करता, ये नियम बदलता, वो नियम नए बनाता, इस तरह से शुरुआत कभी भी नहीं करनी। सबसे पहली हमारी क्या आनी चाहिए, प्रस्तावना, जो कि यहाँ पर आपने देखी। अगला हमारा विषय वस्तु या विस्तार। भारत का प्रधानमंत्री बनना बहुत गौरव की बात है। प्रधानमंत्री बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए राजनीतिक कार्यों तथा देश विदेश की नीतियों इत्यादि का ज्ञान तथा अनुभव होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए प्रधानमंत्री बनना एक स्वप्न सच होने के समान है। मुझ में प्रधानमंत्री बनने की न तो कोई योग्यता है और न अनुभव, किंतु मेरे मन में एक विचार बार बार उठता है कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, संयोग ही होगा अगर मैं प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गया। संयोग से अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं अपने देश के विकास व उत्थान के कार्यों में जुट जाऊंगा। सबसे पहले देश को सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में नई नई तकनीक के अस्त्रों शस्त्रों के निर्माण करवाऊंगा। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री बनना यानी सिर्फ घूमना ही नहीं है। तो कुछ बच्चे जो लिखते हैं कि मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, तो ये चीजें जरा आपको अवॉइड करनी है। आपको
मुख्य जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं, या जिस भी विषय पर आप कल्पना कर रहे हैं तो उसके क्या कर्तव्य हैं या क्या कार्य होने चाहिए, वो उसकी गरिमा, उसके पद की जो गरिमा है वो आप अपने निबंध में बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। अपने देश में फैली बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन कर उसे रोजगार उन्मुख बनाऊंगा। हमारे यहाँ किसानों की आत्महत्या के समाचार अक्सर पढ़ने में आ रहे हैं। इसके लिए अपने अन्नदाताओं को अच्छे से अच्छे बीज, खाद और उपकरण सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध करवाऊंगा। यहाँ पर किसानों का भी मुद्दा उठाया गया है। फिर हर मुद्दे के लिए देखिए यहाँ पर अलग अलग पैराग्राफ बनाए, क्योंकि ये अलग प्रकार का निबंध है तो इसमें मुद्दे बहुत सारे हैं। तो हर मुद्दे के लिए अलग अलग तरह का पैराग्राफ है। तो किसानों का एक पैराग्राफ हो गया, इसके पहले सैनिकों के संरक्षण का एक पैराग्राफ हो गया, शिक्षा का हो गया। अब आगे है, देश की शांति को भंग करने वाले अराजक तत्वों और आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले होशियार बच्चों के लिए अधिक से अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करूंगा। स्कूल और कॉलेजों में खेल कूद को भी शिक्षा का एक हिस्सा बनाया जाएगा। शराब, सिगरेट और अन्य नशीली वस्तुओं के उपभोग पर पूरी पाबंदी होगी। टीवी पर और पिक्चर हॉल में अच्छी फिल्मों व अच्छे कार्यक्रमों को ही प्रसारित एवं प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस तरह से हर मुद्दे के लिए आपको अलग अलग पैराग्राफ बनाना है। और आखिर में आपका समापन, मेरा देश भारत महान है, इसे विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो। इस तरह से आपके ये कल्पना प्रधान निबंध समाप्त हुआ। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं निबंध के विषय। जैसे कुछ उदाहरण है ये, इन इस तरह के विषय आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे विश्व बंधुता, वर्तमान युग की मांग, पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता, कुत्ते की आत्मकथा, जननी जन्मभूमि, यदि रात न होती, मेरी प्रिय ऋतु, एसटी स्टैंड का दृश्य, मैं सड़क बोल रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टेलीफोन की आत्मकथा, मुरझाए फूल की आत्मकथा, भ्रष्टाचार, अगर देश में पुलिस ना होती। तो इस तरह के ये कुछ विषय हैं जो आपको अपनी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब विषय चाहे जो भी हो, जब आप इन निबंध के मुद्दों का पालन करेंगे, निबंध के सबसे जरूरी 3 अंग ध्यान में रखेंगे: भूमिका या प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार यानी समापन। इन 3 अंगों को आप ध्यान में रखेंगे, साथ ही निबंध लेखन के साथ मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, तो आपका निबंध अच्छा से अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको ये निबंध लेखन का सेशन या रिवीजन अच्छा लगा होगा, आपको ध्यान में रहेगा, आप इस मुद्दों को ध्यान में रखोगे, और जब भी अगला निबंध आप लिखने के लिए बैठोगे तो इन सारे मुद्दों का आप अपने निबंध में पालन करोगे और अपने निबंध को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने का, और इस निबंध लेखन के विभाग में 5 नंबरों में से नहीं भी नहीं तो 4 साढ़े 4 नंबर लेने का प्रयास आप करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना निबंध लेखन का सेशन खत्म करती हूँ। थैंक यू।